दे, देखो माई नदी पढ़ रहे थे ना अपन। कि माई नदी जो कर्म है या इसके बारे में। अरे आवाज तो ये बढ़ाएगा तब आएगी ना। तो माई मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है, यहां पर हमने लिखा था एक झील, यानी कौन सी होगी, मेघ। तो नंबर एक, पहले मध्य प्रदेश में बहती है, इसके बाद में कौन से राज्य में, राजस्थान, और राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आता है, गुजरात। इन तीन राज्यों में यह नदी प्रवाहित होती है। और इसके बाद खंबात की खाड़ी, कि खंबात की खाड़ी है यही, उसमें जाकर के गिर जाती। केम्बे की खाड़ी अपन राजस्थान में ये दक्षिण से प्रवेश करती, और दक्षिण से ही इसका क्या हो रहा है, निकास। इसके उत्तरी भाग में प्रतापगढ़ है, और जो दक्षिणी भाग आता है यही, इसमें कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा जिला आता है, डूंगरपुर। इसके प्रवाह को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना आता है। यही जो नदी है, कर्क रेखा है, इसको कितने भागों में विभाजित करती है, दो भागों। कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है, माही नदी अपन कह सकते हैं। माई के नाम से इसको जानना आता है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती। अंग्रेजी वर्णमाला का ए, या फिर इसको अपन हटा देते हैं तो उल्टे यू के समान आकार बनाती। इस नदी के प्रवाह की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में माही के प्रवाह को कांठल कहते हैं। कांठल कहां पर कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ है, यानी इसमें माही नदी के प्रवाह को क्या बोल देते हैं, कांठल। और यही प्रतापगढ़ में इसको कांठल के नाम से जाना आता है। दूसरा, यह एक होता है छप्पन, छप्पन बेसिन जिस लिख सकते हैं अपन। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माई बेसिन को क्या कह दिया आता है, छप्पन के नाम। छप्पन बेसिन कह सकते हैं, छप्पन का मैदा। छप्पन नदी नाले आते हैं तो उसी हिसाब से इसको छप्पन बेसिन कहते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कि डूंगरपुर जो बांसवाड़ा आता है, यही वहां पर इसको क्या बोल देते हैं, वागड़। पूरे दोनों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जानना आता है, वागड़। वागड़ी भाषा बोली जाती है, उसके आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, वागड़। और मेवल, इन दोनों का ठीक मध्यवर्ती क्षेत्र आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसका मध्यवर्ती जो क्षेत्र आता है, यही उसको क्या बोल देते हैं, मेवल। तो अलग अलग क्षेत्रों में माही नदी है, यही इसको अलग अलग नामों से भी जानना आता है। बस यही ध्यान रखना कि राजस्थान में ये दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही इसका निकास होता है। दक्षिण से तो
चंबल भी प्रवेश करती है, लेकिन वापस उसका निकास दक्षिण में नहीं होता है, वो दक्षिण पूर्व की, उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए आगे बढ़ती है। तो इसकी राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 171। टोटल कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो पहले जो कल लिख रहे थे उसमें कुछ लाइनें लिखनी पड़ेगी। देखो, माही नदी, माही नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है। दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकास दक्षिण से ही निकास करती है। दक्षिण से ही निकास करती। यह नदी कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती। अंग्रेजी वर्णमाला के ए तथा उल्टे यू के समान आकार बनाती। ए तथा उल्टे यू के समान आकार बनाती। माही नदी के प्रवाह को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना आता है। अलग अलग नामों से जाना आता है। पहला आप इसमें लिखिएगा कांठल। कांठल नाम कहां पर है? प्रताप। तो लिखो, प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह को कांठल कहते हैं। एक लिखिएगा आप 56। पहले अपन ने 56 की पहाड़ियां लिखी थी, ये 56 का मैदान। 56 का मैदान कह सकते हो, 56 बेसिन कह सकते। तो लिखो,
बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह को छप्पन का मैदान अथवा 56 बेसिन कहते हैं। एक आप लिखो वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को वागड़े कहा जाता। एक लिखो मेवल, मेवल में आप लिखिएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती, डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा के मध्यवर्ती क्षेत्र को मेवल कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती क्षेत्र को किस नाम से जाना आता है? मेवल। तो ये तो इसके जो परवा का भाग है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा है। एक माखी ने गड़बड़ कर दिया सर। ये बना लिया तुमने? नहीं, ऐसे कई सारे आपको मैंने पहले भी उदाहरण बताए थे कि बिगाड़ देती है माखियां माहौल। यहां से बस कही है। ये बना लिया तुमने? एक बार ये बनाइएगा। जल विभाजक सीमा जो राजस्थान में अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को पृथक करती है। अरावली पर्वतमाला, भोराट का पठार, मेनाल की पहाड़ियाँ, आबू पर्वत, इसमें अरावली होगा बेटा ना। भोराट होता है लेकिन यहाँ भोराट नहीं होगा, वो गलत ही मानना। मान लेते हैं कई बार होता है ऐसा, लेकिन गलत ही है। जब तक वो रिवाइज की जारी करते हैं तब तक अपन उत्तर छाप देते हैं ना। है कौन से सर ने? हाँ लगे, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कई आएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास में ही कुछ ही होता है ना, सेम रहता ही नहीं है ना।
महान आदमियों की यही तो शख्सियत होती है। मैंने सोचा कोई और बताया, तो महान के बारे में मत बताया कोई। हाँ, विषय विशेषज्ञ होता है उसके बारे में बताए तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके बारे में ये छोरे बताएंगे जो कंप्यूटर चलाते हैं ना, इनको पूछना है ना कि कैसे करवा पाते हैं। मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ हाँ, मैक्स क्यों ये बता देगा। तो लिख लिया तुमने? तुमने जब भेजा था तब भी मुझे पता था इसका। तो ये अपन ने लिखा। अगला जो नेक्स्ट अपन ने देखा, माई की कई सारी जैसे सहायक नदियां, सबसे पवित्र नदी यही। लिख लिया ना? तो इस माई की सहायक नदियां हैं। तो माई की सहायक नदियां आती है कि इनके बारे में भी अपन देखें कौन कौन सी सहायक नदियां आती है। तो एक तो हमने लिखा कौन सी होगी, सोम। जाखम हम माई नदी क्रम में लिखते हैं, वैसे जाखम आकर के किस में मिलती है, सोम। सोम, जाखम, लाखन, इराऊ। इराऊ है, इसको अपने इरू भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको यू से इंगित किया आता है ना। तो यही जो सोम, जाखम, लाखन, इराऊ, अनास, चाप, और कौन सा हो गया, मोरे। ये सभी सहायक नदियां किसकी आती है, माई है। यही इसकी की सोम, जाखम, लाखन, इराऊ, अनास, चाप, और कौन सा आता है, मोरे। ये इसकी सहायक नदियां आती है। तो पहले सहायक नदियों के नाम लिखिएगा। कि दक्षिणी जो भाग है इसमें ये जो नदियां हैं यही जो प्रवाहित हो रही है, एक नदी इसमें अपन ने लिखा कि ये ईरू। कौन सी नदी होगी, ईरू। और इसके बाद में अगला अपन देखेंगे इसी को इराऊ। इसका मतलब राजस्थान में प्रवेश करते ही माई में कौन सी नदी मिलती है, तो कौन सी होगी, ईरू। ईरू भी आ सकता है, दूसरा क्या नाम आ सकता है, एराव शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है। फिर इसी में एक नदी आकर के मिलती, कौन सी होगी, सोम। सोम में भी एक नदी आकर के मिल जाती, कौन सी होगी, जाखम। ये एक्चुअल त्रिवेणी संगम यही है। और इसके बाद इसमें जो एक नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम आता है कौन सा, चाप। बांसवाड़ा है, यही इसी से इधर से अपन देख रहे हैं कि एक नदी है, ये डूंगरपुर से बहते हुए आती है। इस नदी का नाम क्या हो गया, मोरे।
एक बांसवाड़ा है ये, इसमें जिसपे एक परियोजना भी है, जिस नदी का नाम क्या हो गया, अनास। ये मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा से प्रवाहित होकर के आती है, मतलब दूसरे राज्य में इसका उद्गम है और राजस्थान में बहते हुए माई में मिल रही है। उस नदी का नाम क्या हो गया, अनास। ये इस प्रकार के कई अपन ने क्या लिखे हैं, जो क्वेश्चंस हैं यानी वो लिखे हैं। तो यहां पर जो नदी जिन जिन राज्यों के अंदर जो प्रवाहित होते हुए ये आगे बढ़ रही, त्रिवेणी संगम बना रही है ये नदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुरी, इन दो राज्यों में बहती है, लेकिन त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर का जो क्षेत्र आता है, यानी यहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाती। ये आपने बना लिया, ये एक बार तुम बना लेंगे तो फिर हम इसका त्रिवेणी संगम भी दिखाएंगे आप। नदी बेसिन डफा पहले ही बता दिया, तो आज नदी बेसिन में बैठा है। नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसी को नदी बेसिन कहते हैं। यदि प्रश्न में लूणी व चंबल दोनों ऑप्शन हो तो राजस्थान की लंबी नदी में किसे प्राथमिकता दे। लूणी को ही देना है प्राथमिकता, और किसको देना है प्राथमिकता? तो क्या गजब, जैसे पेपर सेटर हो वैसे लिखा है बेटा। तेरे दिमाग में कचरे के अलावा कुछ है भी क्या ढंग की चीज भी? लिख लिया तो मैं आडा थोड़ी आ रहा हूं तो। अरे आगे आडा, मैं कभी आज तक किसी की आडा नहीं आया, झूठी जबरदस्ती बात, कान तोड़ दूंगा आगे कह दिया तो। झूठा नाम लगा रहा, आडा आ रहा, आडा आ रहा है। अरे फिर जबरदस्ती बात कर रहे हैं। हाँ, पैनल पे ऐसे बोल तो, और मैं कहाँ अड्डा आ रहा हूँ, वही तो बात है। हाँ, पैनल पे बोल रहा हूँ। ये आजकल क्या हनीमून पर है, और फिर होएगा थोड़े दिन बाद आके, आएगा ही नहीं। हाँ, लाखन खई लीकटी खेच दे, और क्या है। लाखन ढूंढ रहा है तो देखो, सोब, माही और जाखम, तीनों नदियां डूंगरपुर में नवा टापरा है वैसे, जिसको नवा टापरा बोल देते, वहां पर बेड़ेश्वर धाम, जहां ये नदी क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। तो ये त्रिवेणी संगम ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी अपन ने 3 त्रिवेणी संगम और देखे हैं, वो नहीं है, वो केवल किताब में ही बहते हैं। इसको आप देख सकते। हाँ, ये टापू है, और बेड़ेश्वर धाम, या यहां पर जो अपन की सोब, माही और जाखम, ये तीनों नदियां
जैसे टापू एक तरफ से अपन देख रहे हैं कि जो सोब नदी है, यही सोब में ही कौन सी नदी आकर के मिल जाती है, यही जाखम आकर के मिलती है माई। जैसे ये टापू है, इसी के चारों तरफ ये नदियां बह रही, आराम से दोनों नदियां सोब में और जाखम भी मिलते हुए दिखेगी, और फिर एक ही धारा के रूप में इस टापू में आकर के यही कौन सी नदी में मिल जाती है। ये जो अपन देखें नवा टापरा, ये यहां पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा है, यही इसको आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का क्या कह दिया आता है, हरिद्वार। आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का क्या कह दिया आता है, हरिद्वार। ये असली जो त्रिवेणी संगम, तो पहले एक लाइन लिखिएगा, सोब माही जाखम, सोब माही जाखम तीनों नदियां सोब माही जाखम तीनों नदियां डूंगरपुर में नवा टापरा, वैसे साबड़ा है जगह, छाबड़ा नहीं, हाँ, डूंगरपुर में नवा टापरा के निकट ही बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम में बनाती। यहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है, आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ, इसे आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। कि प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है, इसे आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। तो ये कि जो त्रिवेणी संगम, असली त्रिवेणी संगम यही है। ये देखिए, ये बेणेश्वर टापू यही है। और आपको अब तक अपन ने लिखे हैं वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। यही जो नदी अपन देख रहे हैं, सोब माही जाखम, बाका ऊपर इस टापू से देखोगे पूरा दिखेगा आपको, चारों तरफ जल ही जल है। कईयों ने तुम में से गए बेणेश्वर, कितने लोग गए? बस, तो साबड़ा का थोड़ी है तुम्हें कोई, एक आध था, मुझे मिला था, ये तो भूल गए होंगे यहां आने के बाद। जन्नत है ना ये, वो तो हाँ। तो ये बहुत अच्छी जगह है, ये असली त्रिवेणी संगम यही है। यहां जाएंगे, स्नान करेंगे आप माई में, आपकी मन्नतें पूरी होगी। मन से मांगिएगा, वो है ना, जो आप चाहेंगे यही वो इसी बेणेश्वर का जो टापू है यही यहां पर आपको दे। और यहां
5-7 दिन ये चलता है, यानी माघ पूर्णिमा है, यानी इसको आदिवासियों का मेला, इसे आदिवासियों का कुंभ के। इस दिन बहुत सारी शादियां होती है, इससे पहले भी हो जाती है। अगर कोई जोड़ा भाग करके यहां पहुंच जाता है सकुशल, बीच में हत्थे चढ़ गया तो डांग मचकाते हैं फिर लोग, है ना। जैसे कोई प्रेमी युगल है, आजकल ये प्रेमी युगल वाला मामला गड़बड़ी है भाई। कल मुझे नहीं पता था कि मैं एक जो बेच उसमें मिट्टी पड़ा रहा था, तो मिट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोइल शब्द है, ये लैटिन का सोलम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैंने तो बोला सोलम, और खजूर से छोरे हंसे। मैंने सोचा यार ये हंस क्यों रहे, मैंने कहा ये सोलम है, सोनम नहीं है। तो आजकल कुछ भी हो सकता है। तो माघ पूर्णिमा है, यहां पर कई सारे जो जोड़े हैं, यानी यहां पर आदिवासियों के जो जोड़े हैं वो शादी करते, भाग करके यहां पहुंच गए तो उसको ऑफिशियल रूप से जोड़े को शादी की मान्यता देनी पड़ती, और बीच में पकड़े गए तो दुख खाने पड़ते हैं। हाँ, ये अच्छी मान्यता प्राप्त है। ये जैसे आर्य समाजी लोग होते हैं, जाकर के आर्य समाज में शादी कर लेते हैं, वो वैलिड है। आजकल तो थोड़ा सा कम कर दिया उसको, वही तो। हाँ, तो यहां पर भी ये, और पर जब ये बहुत ही विधिवत तरीके से यहां कार्यक्रम होते हैं, व्यवस्थित तरीके से, ये जो इसी क्षेत्र में अगर लड़कियां नृत्य कर रही है तो लड़कियां ही डांस करेगी। ये नहीं है बीच में आकर के तो आकर के मुक्का कर रहा है यार, डांग मचकाते हैं मेरे। हाँ, तो ये बेणेश्वर का ही महिलाएं, ये यानी लड़कियां हैं, तो लड़कियां सेम ड्रेस में है ना। इसी प्रकार से अगर पुरुष प्रजाति के लोग नाच रहे हैं तो पुरुष ही पुरुष नाचेंगे, अब बीच में कोई महिला नहीं आएगी। आराम से आप देखते रहेंगे। बेणेश्वर का जो महिलाएं अगर नृत्य कर रही है तो महिलाएं नृत्य करेगी। जगह छोटी है टापू पे, तुम में से अगर किसी ने यहां पर डांस किया हो, है कोई किसी ने किया? मेले में नहीं गया होगा कोई। तो ये बेणेश्वर नहीं, मैंने नहीं किया। ये इस नदी पर बना हुआ ये जगह है, ये नदी नीचे, और ये ब्रिज छोटा पुल बनाया गया। अब इसको बड़ा हाई लेवल ब्रिज बनाया जा रहा, 18 मीटर ऊपर उठाया गया नदी से, पैदल आने जाने का पथ भी बनाया गया, गाड़ियां आ सके जा सके। अभी तक ये अपनी संस्कृति और विरासत को इसने बचा रखा है, सुरक्षित जगह है, आदिवासियों का सबसे पवित्र जगह। हाँ, तो ये हाई लेवल जो ब्रिज है यानी यहां पर बनाया। मेला मैदान छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। बरसात आती है तब भी ये टापू तब्दील हो जाता है, केवल टापू ही बचता है, ये ब्रिज भी पानी में डूब जाता। उस समय बोट ही सहारा होती है इस टापू से बाहर पार कर। इसलिए हाई लेवल का क्या बनाया जा रहा है, यानी ब्रिज ही बना। छोटी ही जगह है, ये मंदिर यही है छोटा सा, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा आराधना होती है। ये बेणेश्वर शिव मंदिर है, ये खंडित शिवलिंग है, यही इसकी यहां पर पूजा आराधना होती है। छोटी सी जो जगह है लेकिन धार्मिक दृष्टि से पवित्र है। आप यहां जाइएगा, आप अपनी मन्नत मांगिएगा, वो बिल्कुल क्या होगी, पूरी होगी। मेरे कई साथी इधर से जाते हैं, जब मैं उधर होता हूं तो एक जो आज से 3-4 साल पहले चुनाव ये थे सरपंच के, 5 साल लगभग हो गए होंगे शायद, है ना। उस समय एक नागौर का मेरा मित्र गया हुआ था,
वो सरपंच का चुनाव भी लड़ रहा था। जनवरी 31 के बाद हम जनवरी में गए थे। जनवरी में ठंड ज्यादा होती है। माई क्या है बह रही थी और मैंने कहा इसमें स्नान कर ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। 2 चरणों में हुए थे उस समय, कोविड के चक्कर में चुनाव है। कह रहे यार बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। मैं तो नहा लिया उसमें। वो कह नहीं बहुत ठंडा है। उसने ऐसे लगा करके देखा था, सांस सट गया उसका ऊपर, ठंडा है। नदी का पानी वैसे ठंडा भी होता है। मैंने कहा देख हमने नहाया है तो भी नहा ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाए। अरे क्यों ऐसे थोड़ी होता। वो नहीं नया, 35 वोटों से हार गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, वास्तव रियलिटी है, 35 वोटों से हार गया। अब वही वो अब नए चुनाव आने वाले हैं ना। अब कई दिनों से कई जब भी उसको टाइम मिलता है कि यार अब चले वहां स्नान करके आते हैं, मैं नहीं अब स्नान करना ही नहीं है ना, बिना नहाए ही रहे। कह नहीं कि अब चलते हैं। वो यार तूने कहा था उस समय नहा लेता तो 35 वोटों से जीत जाता मैं। वही तो ऐसे है, ये पवित्र जगह है धाम। हाई लेवल का जो ब्रिज है यानी यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, तो ये बेणेश्वर की जो जगह अपन ने लिखी है। एक बार बेणेश्वर वाला एक वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर पूर्ववर्ती सरकार ने पास किया था। ये ब्रिज बन रहा है, एक बार तो ढह भी गया। हाँ 24 तक बन जाना था, लेकिन बीच में जो सरकार परिवर्तित होने से ये नहीं हो। आवाज नहीं आएगी, सरकारी वीडियो है। ये जो अभी मंदिर आपको बताया था, ये जो हाँ बेणेश्वर जो धाम का भाग है। बीच में बहुत आगे जाके आवाज आ भी सकती है। ये मेला जो जिस समय होता है, खूब सारी भीड़। ये जो नदी परवाइट, ये बरसात के समय हो गया। अब ये बोट ही जरिया है। आवाज चलेगी। अब ये बड़ा इसके ऊपर हाई लेवल ब्रिज बनाया जा रहा है। सरकारी वीडियो रे। ये देखो माई और सोब, ये बेणेश्वर धाम दोनों के बीच में जाखम किसमें आकर के मिलती है, सोब साबड़ा का ये जो क्षेत्र आता है ना। ये बड़ा बन जाएगा तब फिर यानी हर समय आने जाने का रास्ता रहेगा। ये अभी बना नहीं है, मतलब इस तरीके का बनेगा। ये पैदल पथ भी होगा, पैदल यात्री भी आ सकेंगे, जा सकेंगे। बस ठीक है, अब पूरा नहीं बनाना। हाँ चलो, तो ये माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का जो मेला लगता है, ये तो बेणेश्वर वाला। अब इसकी जैसे सहायक नदियां हैं, उनमें प्रमुख जो सहायक नदी आती वो है सोम नदी। ये नदी उदयपुर
में जो ऋषभ देव आता है, यही वहां पर जगह है बिछा मेड़ा, कि उदयपुर में बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती। ये नदी कहां से निकलती है? उदयपुर। और उदयपुर में कौन सा आता है? बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सो। और डूंगरपुर में आकर के किसमें मिल जाती है? माई है, यही इसमें मिल जाती है। इस नदी पर उदयपुर में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सोम कागदर, मतलब सोम कागदर परियोजना होगी। और डूंगरपुर में सोम कमला अंबा, हाँ, कि सोम कमला अंबा बांध है, ये कहां पर बनाया गया है? डूंगर आसपुर वाला क्षेत्र आता है, वहां पर सोम कमला अंबा बांध है, यानी ये भी इस नदी पर बनाया गया। तो अगली एक आप सोम नदी लिख करके, यह नदी उदयपुर में, यह नदी उदयपुर में बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से, बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और डूंगरपुर में माही में मिल जाती। माई में मिल जाती। इस नदी पर उदयपुर में सोम कागदर, उदयपुर में सोम कागदर और डूंगरपुर में, अभी तो आराम से जाए, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा बांध बनाया गया है। कि सोम कमला अंबा बांध बनाया। तो डूंगरपुर में कौन सा बांध हो गया? सोम कमला अंबा। उदयपुर में कौन सा आता है? सोमे काग। अब जैसे इसकी कई सारी सहायक नदियां आती है, जिसमें जैसे जाखम, गोमती, सारनी, टिंडी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कि कौन कौन सी है? कि जाखम, गोमती, सारणी और टिंडी। सोम और जो अपन देख रहे हैं कि इसकी सहायक जाखम भी आती है, गोमती भी आती है, सारणी भी आती है, और कौन सी होगी? टिंडी। तो अगली सहायक नदियां लिख करके लिखिए, जाखम, गोमती, सारणी, टिंडी। तो ये तो सोम नदी का जो भाग आता है। सोम के बाद अगली जो नदी आती, जाखम नदी। ये जो नदी आती है, इरू भी प्रतापगढ़ से ही निकलती है, ध्यान रखना। जाखम नदी ये प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी तहसील आती। कि प्रतापगढ़ है, यही उसमें कौन सी तहसील होगी? छोटी सादड़ी।
उस छोटी सादड़ी का जो एरिया आता है, यानी वहां से ये नदी निकलती, प्रतापगढ़ में बहती है। और इसके बाद ये डूंगरपुर है, यही इसमें जो बिसूड़ा का क्षेत्र आता है, वहां आकर के ये किसमें मिलती है? सोम में मिलती है, माई में नहीं मिलती है। किसमें मिलती है? यही सोम है, यही इसमें आकर के मिल जाए। इस नदी पर प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम भी क्या हो गया? जाखम। कि जाखम बांध है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? जाखम। तो अगली एक लिखो, जाखम नदी। यह नदी प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी तहसील में भंवर माता की पहाड़ियों से, छोटी सादड़ी तहसील में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती। प्रतापगढ़ में बहने के बाद उदयपुर का जो सलूम्बर बना है ना, हाँ, प्रतापगढ़ में बहने के बाद उदयपुर, कोष्टक में सलूम्बर लिख लेना, वर्तमान में सलूम्बर आता है। सलूम्बर में बहती हुई डूंगरपुर में बिसूड़ा के निकट, बिसूड़ा साबला में ही आता है, बिसूड़ा के निकट सोम में मिल जाती। सोम में मिल जाती। अब प्रतापगढ़ है गए, इसमें इस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा कौन सा बांध बनाया गया है? जाखम बांध बनाया गया है। तो लिखो, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा कोष्टक में 81 मीटर लिख लेना, सबसे ऊंचा जाखम बांध बनाया गया है, 81 मीटर ऊंचा। इसकी सहायक नदियां कौन सी आती है? करमाई और सूकली। सूकड़ी नहीं, कौन सी है? सूकड़ी अलग है, सूकली अलग है, और सूकड़ अलग है, सारी अलग अलग है ना। तो लिखो, करमाई और सूकली, करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियां हैं। करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियां हैं।
इसके बाद जैसे मोरेन, मोरेन में कोई खास ऐसा है नहीं, डूंगरपुर से ही निकलती है ये नदी, बस इतना ध्यान का। मोरेन और माही नदी, इनके संगम पर प्रतिवर्ष यही जो डूंगरपुर है, यहां गलियाकोट उर्स लगता है। गलियाकोट जगह का नाम है, हाँ, कि प्रतिवर्ष कौन सा उर्स लगता है? गलिया। ये डूंगरपुर में आता है। कौन सी दो नदियों के संगम पे लगता है? हाँ, मोरेन और माही, इनके संगम पर गलियाकोट उर्स लगता है। तो एक लाइन लिखिएगा, मोरेन और माही नदी, मोरेन और माही नदी के संगम पर, मोरेन और माही नदी के संगम पर प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष गलियाकोट उर्स, प्रतिवर्ष गलियाकोट उर्स लगता है। चाप के बारे में ऐसा कुछ है नहीं। चाप बांसवाड़ा से निकलती है, फिर यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर किसमें मिल जाती है? माई में। लेकिन अनास के बारे में अपन लिख सकते हैं। अनास जो नदी है, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित जो विंध्याचल पर्वत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला आता है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग से निकलती है, बांसवाड़ा में बहने के बाद ये भी डूंगरपुर है या इसमें आकर के किसमें मिल जाती है? माई। इसका मतलब ये माई की वो नदी है जो जिसका उद्गम दूसरे राज्य में है और बहती कहां पर है? राजस्थान। बांसवाड़ा में इसी नदी पर कौन सी परियोजना आती है? अनास। हाँ, कि बांसवाड़ा में जो परियोजना है उस परियोजना का नाम हो गया अनास। तो एक आप लिखिए, अनास नदी लिखो। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत जिला कौन सा? मध्य प्रदेश का आता है झाबुआ, मध्य प्रदेश। हाँ, और गुजरात की सीमा पर स्थित विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती, चाहे कोष्टक में आप झाबुआ लिख सकते हो, उत्तरी ढाल से निकलती है। बांसवाड़ा में बहने के बाद डूंगरपुर में माही में मिल जाती, डूंगरपुर में माही में मिल जाती। इस नदी पर बांसवाड़ा में अनास परियोजना, बांसवाड़ा में अनास परियोजना
बनाई गई है। कि कौन सी परियोजना बनाई गई है? अनास। तो ये दक्षिण में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण जो नदी आती है इसी। अब इस जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये इसके सर्वांगीण विकास के लिए इस पर एक परियोजना बनाई जाती है जिसका नाम रखा आता है माई बजाज सागरी परियोजना, मतलब बांध हो जाता है ये। तो माई बजाज सागर परियोजना, यानी ये अपन देखें कि इस परियोजना की जो मूल भूमिका है, यह आदिवासी पथरीला, जो दक्षिणी राजस्थान का जो पथरीला भूभाग है, उस पथरीले भूभाग में सर्वांगीण विकास करने के लिए पठारी जो यहां की क्या आती है, यानी भूमि आती है, जहां पर कुएं और ट्यूबवेल खोदना इतना आसान नहीं है, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक परियोजना बनाई जाती है जिसका नाम क्या रखा आता है? माई बजाज। और ये जो परियोजना 1972 में यानी इसको मंजूरी मिलती है, और मंजूरी के साथ में ही इसका 73वें काम शुरू होता है। 10 साल में ये परियोजना पूर्ण होती है। 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन कर दिया। हालांकि 1 साल बाद में इंदिरा जी भी चल दिए। तो माई बजाज सागर जो परियोजना है, ये एकल परियोजना न होकर के ये एक किस प्रकार की परियोजना हो गई? संयुक्त। कि संयुक्त परियोजना आती है, और ये जो संयुक्त परियोजना है 2 राज्यों की आती, एक तो राजस्थान और एक कौन सा आता है? गुजरात। कि राजस्थान और गुजरात है, इसकी संयुक्त परियोजना, दोनों की अपन देखें कि साझेदारी वो भी समान नहीं है। 45 और कितने प्रतिशत की आती है? 55। 45% की साझेदारी कौन से राज्य की आती है? राजस्थान। और 55% किसकी है? गुजरात। इस परियोजना का जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा होता है। हाँ, 1972 से 1983 तक इसका जो कार्य है वो 1 चरण में पूरा न होकर के कितने चरणों में पूरा किया आता है? 3। इसका मूल उद्देश्य यही दक्षिणी राजस्थान के पथरीले प्रदेश में पेयजल, सिंचाई और मत्स्य पालन, और इसके साथ में जल विद्युत है, यही इसकी आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना क्रियान्वित की जाती है? माई। तो पहले आप लिखिएगा माही बजाज सागर परियोजना। माई बजाज सागरे परियोजना। तो लिखो दक्षिणी राजस्थान के पथरीले भूभाग में सिंचाई पेयजल, जल विद्युत और मत्स्य पालन के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया।
अब इसका कार्य कब से कब तक होता है? 1972 से 1983। तो इसका लिखिए, अब पहले लिखो आप संयुक्त परियोजना, मतलब एकल परियोजना नहीं है ये, किस प्रकार की परियोजना है? संयुक्त। राजस्थान और गुजरात, साझेदारी दोनों की आप लिख लीजिएगा, 45 और कितने प्रतिशत है? 55। 45 और 55% की साझेदारी। कार्य लिखो, इस परियोजना का कार्य इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में, इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में 1972 से 1983 के बीच पूर्ण हुआ। अब जैसे फर्स्ट स्टेप आती है, पहला जो चरण है, पहला जो चरण आता है उसमें जो मुख्य बांध आता है, यानी बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आता है, इसमें माही बजाज सागर बांध बनाया आता है। और गुजरात आता है, इस गुजरात में इस पे कड़ाना बांध बनाया आता है। ये दो बांध, प्रथम जो फर्स्ट स्टेप आती है, प्रथम चरण, जिसमें हम ये लिख सकते हैं मुख्य बांध का निर्माण। हाँ, कि पहले जो चरण आता है मुख्य बांध, और मुख्य बांध के रूप में अगर देखा जाए तो इस चरण में बांसवाड़ा का लगभग 12-13 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा जगह है, वहां पर कौन सा बांध बनाया आता है? माई बजाज। और गुजरात में इसी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? खड़ा बड़ा बांध बनाया गया, माई बजाज सागर बांध। वहां काफी जो जमीन है वहां से लोगों को विस्थापित किया गया। अथाह समुद्र के रूप में है। 16 गेट हैं इसके। कितने गेट आते हैं? 16। और 16 गेट को एक साथ खोलते हैं तो ऐसे लगता है दूध की धारा प्रवाहित हो रही। दर्शनीय स्थलों में आता है, पिकनिक स्थल अपन कह सकते हैं। वैसे भी बांसवाड़ा को सोटापुओं का शहर कहा जाता है। बहुत सुंदर शहर है बांसवाड़ा, है ना? बहुत। जब तुम उधर आए तो हमें जरूर याद कीजिए। हो सकता है हम इधर रहें, उधर रहें, तब याद नहीं करने का। इधर रहें तब आप याद कीजिएगा। आपको हम घुमाएंगे उधर, वही तो बात। जगमेर की पहाड़ियां लेके जाएंगे आपको, उसमें गहरी खाइयां भी है। तिरपुर सुंदरी भी लेके जाएंगे, ऐसी बात है। तो ये सारा जो पहली फर्स्ट स्टेप का जो भाग आता है, यानी पहला चरण आता है, उसमें बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आता है, बोरकुंडा नहीं, कौन सा क्षेत्र है? बोरखेड़ा। उस बोरखेड़ा के निकट कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागरी बांध। और गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया?
कड़ाना बांध, ये दोनों ही मुख्य बांध आते हैं, बड़े बांध आते हैं या इनका। तो आप फर्स्ट स्टेप पहला चरण लिख करके लिखो, मुख्य बांध का निर्माण। प्रथम चरण मुख्य बांध का निर्माण। लिखो इस चरण में बांसवाड़ा में बोरखेड़ा के निकट, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा के निकट बोरखेड़ा के निकट माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध और गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया। गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया। तो गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया है? कड़ा। ये फर्स्ट स्टेप आता है, पहला जो चरण आता है, यानी इसमें माई बजाज सागर बांध और गुजरात है, यानी इसमें कौन सा बांध बनाया गया है? कड़ा। ये तो फर्स्ट स्टेप का जो भाग है। अब जो सेकंड स्टेप, द्वितीय जो चरण आता है, इस चरण में कि मुख्य बांध तो बन गया, लेकिन मुख्य बांध के बाद अगला अपन ये लिखें कि किस तरीके का जो भाग आता है। अब आप लिखो सेकंड स्टेप। इसमें लिखो आप नहर प्रणाली का विकास। नहर प्रणाली का विकास। अब नहर प्रणाली में आप देखेंगे कि तो अब जैसे अपन ने नहर प्रणाली, सेकंड स्टेप आता है द्वितीय जो चरण। तो सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि नहर प्रणाली है, यानी इसका जो विकास आता है, जो मुख्य बांध है उसके नीचे कागदी पिकअप वियर बांध, कि मुख्य बांध आता है उसके नीचे, नीचे का मतलब भी लेवल में नीचे लिया गया और उसके नीचे एक बांध बनाया गया।
जिसका नाम रखा गया है बांसवाड़ा में ये कागदी पिकअप वियर बांध। मतलब जो जल नीचे गिर जाता है उस जल को वापस उठाने का काम करता है। उस बांध का नाम क्या रखा आता है? कागदी पिकअप। जो मुख्य बांध के नीचे ये जो आप बांध देख रहे हैं ये है माई बजाज सागर बांध। कौन सा बांध हो गया? ये बड़ी पाइपलाइन भी जा रही है। ये जो जल नीचे डाला जा रहा है इससे आगे एक बांध बनाया गया, इस जल को वापस उठाने का काम करता है। उसको कागदी पिकअप वियर बांध। तुम में से पिकअप वियर बांध देखा किसी ने? किसने? 2-3 आदमी ने देखा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और किसने देखा? तुम में से तुमने देखा है? अब वहां से 2 नहरें निकाली गई है। इसके इस बांध के ऊपर भी जा सकते। ये इधर से सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से आप ऊपर जा, पाइप के नीचे से भी निकलना पड़ता है। सेल्फी पॉइंट भी है लेकिन फिसलन भी है। कहीं पता चला सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे आ गिरी। ऊपर जाकर के फिर देखोगे तो लगेगा कि वह समुद्री समुद्र है, इतना बड़ा बांध। सड़क से भी जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते। ये सड़क बनी है नहीं, हर किसी को इजाजत नहीं है। केवल बांध के या कुछ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो जा सकते हैं। ये बांध है। अभी हम कुछ समय पहले हमारे दोस्तों को लेकर के गए हुए थे, तो वो हम तो इतने प्रतिष्ठित आदमी है नहीं, तो मैंने कहा भाई सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, गाड़ी नहीं लेके जा सकते। उधर से एक प्रतिष्ठित आदमी आया स्कॉर्पियो लेकर के, इधर की थी, उसके आगे RJ-21 लिखा हुआ था। हाँ, माई के आशीर्वाद से वो विधानसभा में विधायक भी बन गया। लोग तो असंतुष्ट से ही हैं, संतुष्ट नहीं है। हाँ, जो भी हो, मैं क्यों नाम बताऊं, वही तो बात है। हाँ, और जब वो हमारे वाले जो दोस्त थे वो भी नागौर के ही थे, उन्होंने कहा वाह यार हमारे, और गाड़ी की नंबर प्लेट के आगे बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? प्रधान। तो उन्होंने कहा यार प्रधान जी आ रहे हैं, कौन से हो सकते हैं? जाइल वाले हो सकते हैं, खियूसर वाले हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं पता नहीं। मैं कोई तो इसमें क्या हो गया कि देखो यार बांध का आनंद लुप्त उठा के, नहीं नहीं प्रधान जी से मिल। पास में आया तो उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ था उप। क्या लिखा हुआ था? उप। अरे कि यार ये तो उप ही है। उप नहीं है, बहुत बड़ा बनेगा, माई में ना कर गया है, ऐसी बात नहीं है वो। तो ये माई बजाज सागर जो डैम है इसी का जो भाग अपन देखिए। तो सेकंड स्टेप में नहर प्रणाली कागदी पिकअप बांध बनाया जाता है। इसमें 2 नहरें निकाली जाती है। एक तो आती है आनंदपुरी, कौन सी नहर होगी? जिससे यही जो जलापूर्ति है बांसवाड़ा को होती, और दूसरी है माई सागवाड़ा। इसी का दूसरा नाम है भीखाबाई सागवाड़ा। ये कहां पर है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक माई सागवाड़ा और एक कौन सी आती है? आनंद। तो लिखिएगा आप सेकंड स्टेप, नहर प्रणाली का विकास। लिखो इस चरण में मुख्य बांध के नीचे, इस चरण में मुख्य बांध के नीचे कागदी पिकअप वियर बांध बनाया गया। कागदी पिकअप
कागदी पिकअप वियर बांध बनाया गया है। इस बांध से दो नहरें निकाली गई। दो नहरें निकाली गई। दोनों नहरें लिख लीजिएगा। एक आनंदपुरी नहर, ये कहां पर है? बांसवाड़ा। और दूसरी माई सागवाड़ा, माही सागवाड़ा। माई सागवाड़ा, ये इसका दूसरा नाम क्या आता है? भिखाबाई साग। हाँ, इसके लिए आप जलापूर्ति कहां लिख सकते हैं? डूंगरपुर। कि जलापूर्ति कहां पर होती है? डूंगरपुर में। तो ये दोनों का जो क्षेत्र आपको आपने बताया कि कहां कहां पर इनसे जो जलापूर्ति। इसके बाद में थर्ड स्टेप, तीसरा जो चरण आता है, तीसरे चरण में है विद्युत गृह। विद्युत गृह का विकास आता है। दो विद्युत गृह लगाए जाते हैं। अब दो विद्युत गृह, यही जो यहां पर अपन देख रहे हैं, ये मुख्य जो बांध आता है, यहीं पर दो विद्युत गृह आते हैं कि मुख्य बांध के नीचे शेडल डैम नंबर 5 पर माई फरतम विद्युत गृह और दूसरा आता है माही द्वितीय। इन दोनों विद्युत गृहों से 140 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग राजस्थान करता है। कि कितनी जल विद्युत का उत्पादन होता है? 140। तो आप तृतीय चरण में लिखो विद्युत गृह का विकास। विद्युत गृह का विकास लिखो। इस चरण में दो विद्युत गृहों का, दो विद्युत गृहों का विकास किया गया। दो विद्युत गृहों का विकास किया गया। एक तो लिख लो माई प्रथम और दूसरा माही द्वितीय। इन दोनों विद्युत गृहों से इन दोनों विद्युत गृहों से 140 मेगावाट 140 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। जिसका उपयोग केवल राजस्थान करता है। जिसका उपयोग केवल राजस्थान करता है।
तो ये अपने जो माई बजाज सागरी परियोजना है, यानी इसके बारे में लिखा। इसका नाम माई बजाज सागर परियोजना क्यों रखा गया है रे? बताओ, माई परियोजना ही रख देते। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता जमनालाल बजाज को समर्पित है, इसलिए इसका नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट आता है माई बजाज सागरे परियोजना के, ये बना लिया था तुमने। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा बांसवाड़ा है, हमारा नहीं, यहां तो बांसवाड़ा ही लिख देते हैं। बांसवाड़ा को सोटापुओं का शहर कहा जाता है। कितने टापुओं का शहर है? माई नदी में जगह जगह टापू है, तो सो टापुओं का शहर किसको कहते हैं? बांसवाड़ा। ये बना लिया था तुमने। तो आगे अपन लिखते हैं अब साबरमती नदी। वो एक माई के गेट खोल के दिखा दे। 16 गेट खोलते हैं तो क्या होता है? साबरमती, साबरमती जो नदी है, ये कोई दूध का टैंकर नहीं फूटा है। जब गेट खोलते अनाउंस किया आता है, उस समय लोग देखने के लिए आते हैं। वो देख, सीढ़ियों से चढ़ने का रास्ता, जाना पाइप के नीचे से पड़ेगा। बस गेट बंद कर दिया। इसके बाद अगली जो नदी है, यही वो साबरमती नदी आती। देखो, साबरमती का अपन नाम लेते हैं तो ऐसे लगता है कि ये तो हमारी है ही नहीं, लेकिन अपने यहां से जाती है। बस इतना है कि अपने साथ धोखा है। ये नदी उदयपुर, में कोटड़ा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कोटड़ा की पहाड़ियां हैं, उनमें एक जगह तेपुर गांव है। उस तेपुर जो गांव है, यही यहां से जो नदी निकलती है, यही उस नदी का नाम ही क्या आता है? साबरमती आता। तो ये अपन तेपुर जो गांव का क्षेत्र अपन लिख रहे हैं कि यानी यहां से कौन सी नदी निकलती है? साबर, कि साबरमती नदी है, ये निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर में कौन सा आता है? कोटड़ा, और कोटड़ा का कौन सा क्षेत्र आता है? यही तेपुर का जो क्षेत्र है, वहां से साबरमती नदी निकलती। अब इस साबरमती नदी के बाद आप देखेंगे कि कहां कहां से ये जो नदी है, यानी ये प्रवाहित होती है। हमारे राजस्थान में 40 से 50 किलोमीटर, लगभग 43 किलोमीटर बहने के बाद
गुजरात में बहती हुई किसमें जाकर के गिर जाती है? खंबात की खाड़ी। कि गुजरात में बहती हुई किसमें जाकर के गिरती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी टोटल जो लंबाई आती है यानी वो कितने किलोमीटर आती है? 416। कि 416 किलोमीटर है, यानी ये इसकी टोटल क्या आती है? लंबाई आती है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में यानी ये कितने किलोमीटर बहती है? तो केवल उद्गम, इसका मतलब यहां इसका क्वेश्चन हो गया कि उद्गम कहां पर है? राजस्थान। परंतु इसका अधिकांश प्रवाह कहां पर आता है? गुजरात। अधिकांश प्रवाह कहां पर है? यानी गुजरात है, यानी इसमें आता है। तो ये 416 किलोमीटर लंबी जो नदी है ये प्रवाह, तेपुर गांव है यानी यहां से ये नदी निकलती। तो लिखिएगा, डॉक्टर कुशागर जोशी सर्कल, आपने पहले जसवंत सागर बांध बताया, उसके बाद सरदार समंद बांध बताया, जबकि लूणी के प्रवाह में पहले पाली फिर जोधपुर। तो ये कैसे? अरे वो तो लिखने में है दफा, है ना। हाँ, पाली में क्या है? 2 बार एंट्री, एक ब्यावर बन गया ना, उसके बाद में क्या हो गया? पाली ऐसे, है ना। तो पूर्व में लिखो, साबरमती नदी में लिखो, यह नदी उदयपुर में कोटड़ा की पहाड़ियों, कोटड़ा की पहाड़ियों से निकहा, कोटड़ा की पहाड़ियों में तेपुर गांव से निकलती है। कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान में 43 किलोमीटर बहने के बाद, राजस्थान में 43 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में, गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कि गुजरात में बहती हुई किस में गिर जाती है? खंबात की खाड़ी। इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। कुल लंबाई 416। इसका मतलब क्या हुआ? उद्गम कहां पर है इसका? लेकिन अधिकांश प्रवाह कहां पर आता है? गुजरात। ये तो लिखो, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम राजस्थान में है, राजस्थान में है, परंतु अधिकांश प्रवाह है, अधिकांश प्रवाह है गुजरात में है, अधिकांश प्रवाह है गुजरात में। अब जैसे इसकी सहायक नदियां, सेई, मानसी, वाकल, हरनऊ, हतमती,
मेसरवा, याजम, वेत्रक, हाँ कि सेई, मानसी, वाकल, हरनव, हतमती, मेसरवा, याजम और कौन सी होगी, वेत्रक। ये सब इसकी क्या आती है, यानी सहायक नदियां हैं। तो पहले सहायक नदियों के नाम लिखो। सेई बांध कहां पर है, उदयपुर है, यानी इसी में कौन सा बांध आता है, सेई बांध। तो सेई इसी की क्या आती है, जो सहायक नदी आती है, यानी इसमें है। सेई, मानसी, वाकल, हरनव, हतमती, मेसरवा, याजम, वेत्रक। हाँ, वेत्रक को वात्रक भी ऐसे भी लिख सकते हैं। दोहरई बांध भी इस नदी पर बनाया गया है, कई दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी आती है। हटा दें। अब जैसे ये जो अपन ने लिखा है कि साबरमती नदी होगी, साबरमती है, यानी इसी को अपन इसमें आकर के कि नदी मिल जाती है वाकल। मानसी, सेई, ये सब राजस्थान है, यानी इसमें मिलने वाली नदियां हैं। इसके बाद जैसे अगली हरनव, हतमती, मेसरवा, याजम, वेत्रक, ये सब गुजरात की है। वेत्रक आती है, ये सब। इसी नदी पर जो एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है दोरई बांध, ये गुजरात में ही आता है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कि नाल सरोवर क्या आता है, यानी पक्षी अभयारण्य। इसी नदी के निकट आपको ध्यान रखना है गांधीनगर आता है। गांधीनगर के साथ में ही कौन सा शहर आता है, अहमदाबाद है। और ये अंत में जाकर के किसमें गिरती है, खंबात की खाड़ी। कि खंबात की खाड़ी है, उसमें जाकर के गिरती। ये साबरमती जो नदी है, यही इसके बारे में अब पढ़ने लिखा है।
इस मानसी और जो वाकल नदी है, इसके संगम पर मानसी वाकल परियोजना भी बनाई गई है। इन दोनों जो नदियां आती है, यहां पर जल सुरंग है, मानसी वाकल परियोजना। ये जो भागे भी यहां पर ही आपको मिले। तो साबरमती नदी के निकट गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम। तो लिखो, साबरमती नदी के निकट साबरमती नदी के निकट गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम है। कि गांधीनगर, अहमदाबाद और कौन सा आश्रम हो गया? साबरमती आश्रम। ये चित्र बना लिया तुमने? एक बार ये बना लीजिए। डन।
लिख लिया सर? राजस्थान का दूसरा लटकता हुआ, झूलता हुआ लिखा है, झूलता हुआ पुल कहां और किस नदी पर है? बन रहा है कहां? डफा पे माई नदी पर ही है, चीकली गांव आता है वहां पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर है ना, वहां पर संगमेश्वर जोड़ने का काम करेगा। ये भी गुरुजी का ज्ञान दिया हुआ आया दिखता है। गुरुजी ज्ञान बांटते रहते हैं, चाहे जाएंगे वो इतना, कई बांटेंगे अभी तो ना, कई इधर का उधर करेंगे। निम्न में से कौन सी पाई जाने वाली एक झाड़ी का प्रकार नहीं है? लाना, अरना, फागे, दामन। फोगड़ा झाड़ी होती है, दामन घास है। हाँ, अरना, जरना, लाना, ये आगे वनस्पति में आएंगे, नाम आएंगे सब। अब की बार एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, मनीष कह रहा है सर जी कोर्स फास्टली करवाओ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। फास्ट तो ऑनलाइन वाला होगा, ये स्पीड में देख लिया कर। हाँ फास्ट। कई बार जैसे 9 महीने से बच्चे होते हैं, वो 7वां से 8वां से वैसे ही निहाल करते हैं बेटा ना। हाँ, तो ये बढ़ा लिया तुमने। अब देखो इस नदी के जल को अपन क्या है कि राजस्थान में रोकना चाहेंगे। किस में रोकना चाहेंगे? तो कैसे रोके? तो इसके लिए आपको यहां पर एक क्या बनाना होगा, यानी जो बांध बनाना होगा। और ये बांध ने बना करके एक जल सुरंग बनाई गई जिसका नाम रखा गया यानी मानसी वाकल परियोजना। तो अगली अपन लिखेंगे मानसी वाकल परियोजना। तो मानसी वाकल परियोजना है यही उदयपुर में साबरमती की सहायक मानसी और वाकल नदी पर 11.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई है। और यह जल सुरंग कितने किलोमीटर लंबी आती है? 11.2। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है। परियोजना को बनाने का प्रमुख झीलों की नगरी है, इसमें लगातार जलापूर्ति बनाए रखना, यह इसका प्रमुख क्या था? काम था। तो यहां पर अपन ने लिखा इसके 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और 70% जल का उपयोग कौन सी सरकार के द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार की, राज्य सरकार है इसके। तो अगला आप लिखिएगा मानसी वाकल परियोजना। तो लिखिएगा यह है, हाँ मानसी वाकल परियोजना में लिखो उदयपुर में साबरमती की सहायक उदयपुर में साबरमती की सहायक मानसी और वाकल नदी पर, मानसी और वाकल नदी पर 11.2 किलोमीटर लंबे 11.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई। यह राज्य सरकार यह है राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के 70% जल, इस परियोजना के 70% जल का उपयोग उदयपुर की झीलों के लिए और 30% जल का उपयोग 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के द्वारा किया आता है, देबारी के द्वारा किया जाता है। तो ये मतलब संयुक्त परियोजना पढ़ने लिखे कि मानसी और कौन सी होगी, वाक। अब इसके बाद अगली नेक्स्ट जो अरब सागरीय परवा की जो नदी है, उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास, जिसको हम छोटी बनास भी कह सकते हैं। पश्चिमी बनास सबसे जो अपन ने लिखा है कि सबसे पश्चिम में तो नहीं, लेकिन माई साबरमती और लूनी के बीच की नदी आती है पश्चिमी बनास। ये नदी कहां से निकलती है तो आपको ध्यान रखिएगा, सिरोही में नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती। कि सिरोही का भी कौन सा क्षेत्र आता है, नहीं। और सिरोही में बहने के बाद ये गुजरात, केवल एक ही जिले में अपने बहती है, केवल कहां पर है, सिरोही। और गुजरात में बहती हुई यही किसमें जाकर के ये नदी गिरती है, यही कच्छ का रन। लेकिन यहां पर अपने को लिटिल रन लिखना पड़ेगा। कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती, छोटा रन आता है उस कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त होती। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी आती है वो सीपू है। हाँ, सीपू इसकी क्या आती है, प्रमुख यानी सहायक नदी। तो पश्चिमी बनास में लिखिए, यह नदी सिरोही में यह नदी सिरोही में नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से, आबू पर्वत का ही क्षेत्र आता है, नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और 266 किलोमीटर बहने के बाद 266 किलोमीटर बहने के बाद लिटिल रन लिटिल रन, कोष्टक में कच्छ का रन ही लिख लेना, छोटा रन बोलते हैं। लिटिल रन में विलुप्त हो जाती है, लिटिल रन में विलुप्त हो जाती। इस नदी का 38% प्रवाह है, 38% प्रवाह है राजस्थान में है। और 62% प्रवाह है, 62% प्रवाह है गुजरात में है। अब जैसे गुजरात का डीसा शहर, ये जैसे छोटा रन आता है,
इसमें विलुप्त होती है। इसमें की जो सहायक नदियां आती है, इसमें एक सहायक नदी आती है सीपू, फिर बतरिया, बलराम, सूकल, खराई, ये भी इसकी खारी भी बोल देते हैं, ये बतरिया है। बलराम, सूकल, खराई, इसको भी खारी लिख सकते हैं। ये इसकी और जो सहायक नदियां होगी। गुजरात का जो डीसा शहर है, वो कौन सी नदी के निकट आता है? पश्चिमी बनास। तो लिखो गुजरात का डीसा शहर ही, गुजरात का डीसा शहर ही इसी नदी के निकट स्थित है, इसी नदी के निकट स्थित है। सीपू इसकी प्रमुख सहायक नदी, सीपू इसकी प्रमुख सहायक नदी। इसके अलावा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? अरे हाँ, बतरिया, बलराम, सूकल और खराई, ये इसकी जो सहायक नदी। सिरोही में इस नदी पर पश्चिमी बनास परियोजना भी आती है। तो लिखो आप, सिरोही में इस नदी पर पश्चिमी बनास परियोजना है। पश्चिमी बनास परियोजना है। ये आपने बना लिया? पहले बना लो। अब वो इधर उधर मुंह मारेंगे तो मार्केट खत्म ही होगा वो इधर। ऐसे ही है, कोई बात। बना लिया? चलो, अब इसके बाद अंतः प्रवाही जो नदियों का क्षेत्र। अरे तो ऐसे क्या लिख रहा है, मेहंदी लगा रहा है? पश्चिमी बनास कोई दूसरा नाम क्या है? अरे छोटी बनास। अब इसके बाद अगला जो हमारा आएगा, अंतः प्रवाही नदियां। कि नेक्स्ट जो नदी का भाग है,
यही वो कौन सी होगी? अंत। अंतः प्रवाही का मतलब क्या है कि वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है, मरुस्थल या फिर कौन से क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है? मैदान। कि मरुस्थल या मैदानी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, उनको हम कौन सी नदियां कहते हैं? अंतः। और राज्य का लगभग 60% भाग किसके अंदर आता है? अंतः। तो अगला नेक्स्ट आप लिखो अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां, इसमें लिखो वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है। वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है, मैदानी या मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मरुस्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। उन्हें अंतः प्रवाही नदियां कहते हैं। राजस्थान का लगभग 60% भाग, लगभग 60% भाग अंतः प्रवाही क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? अंतः। तो अंतः प्रवाही जो क्षेत्र है, यानी इसके अंदर इसको शामिल किया आता है। माई नदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना? छप्पन, थड़ी, मेवल, कांठल, ये तो 56 बोलेंगे दफा। तो अगला आपने लिख दिया कि ये अब अंतः प्रवाही में बहने वाली जो नदी आती है, उस नदी का नाम क्या आता है? सबसे प्रमुख जो वर्ष भर लगभग थोड़ी बहुत दूरी तय करती है, उस नदी का नाम क्या आता है? घग्गर। तो सबसे पहली नदी अपन कौन सी लिखेंगे? घग्गर। ये अपन अंतराल के बाद